नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम अहम खबरों के साथ। शुरुआत उत्तराखंड में राहुल गांधी के रोड शो की खबर से। 75 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के दौरान हजारों लोग खड़े रहे। इस वोट यात्रा के दौरान राहुल का काफिला अचानक से बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भी पहुंच गया और इसके बाद क्या कुछ हुआ, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में मौसम सर्द है लेकिन राजनीतिक पारा गर्म है। आज जब मतदाताओं पर आखिरी चोट के लिए राहुल की वोट यात्रा निकली तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। हर तरफ कांग्रेसी ध्वज थामे हजारों की भीड़, जुबां पर राहुल के जयकारे के नारे। राहुल को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ उमड़ी थी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन से एक दिन पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दम दिखाया। कांग्रेस सूबे में वापसी करने को बेताब है। काफिला आगे बढ़ा तो एक दिलचस्प घटना घट गई। रोड के किनारे अचानक भगवा पताका फहराते बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आने लगे। नारा बदला हुआ था, यहाँ मोदी का जयकारा लग रहा था। राहुल ने बीजेपी के योद्धाओं को देखा और लगे हाथों इस दिलचस्प मोड़ को मौके में बदल दिया। राहुल ने वहीं पर माइक थामा और लगे सवाल दागने। राहुल ने यह सवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं से किया। अब मैं अपने बीजेपी के मित्रों से पूछना चाहता हूं। कांग्रेस छोड़ कमल थामे बागियों पर राहुल ने अब तक का सबसे तीखा प्रहार किया है। आपसे मेरा सवाल है, निकलने दो उसको यार। सर, उनको आपने अपनी पार्टी में क्यों लिया? आपके प्रधानमंत्री पूरे देश में कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, तो फिर आपके प्रधानमंत्री जी ने उन नेताओं को क्यों लिया बीजेपी में? रोड शो के दौरान राहुल 75 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। रोड शो 10 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगा। राहुल के साथ 5000 से ज्यादा बाइकर्स और 150 से ज्यादा ढोल का इंतजाम किया गया है। राहुल गांधी का रोड शो हरिद्वार जिले के भगवानपुर से शुरू हुआ। इसके बाद राहुल झबरेड़ा और रुड़की होते हुए हरिद्वार शहर पहुंचे। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर राहुल का रोड शो खत्म होने का कार्यक्रम बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी सारे अपने कार्यकर्ताओं के साथ उत्तराखंड के उतर गए हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि वो जन सभाएं भी संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ जो है हर की पौड़ी पे शाम को जाके पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में 15 फरवरी को मतदान होगा। यहाँ की 71 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। सोमवार को उत्तराखंड में प्रचार का आखिरी दिन है। कांग्रेस अपने इस किले को बचाने में जी जान लगा रही है। पार्टी के अंदर बगावत और बीजेपी की सेंध से इस बार चुनौती और बड़ी है, पर हरीश रावत को अपने स्वच्छ छवि पर भरोसा है। हरिद्वार से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और परिणाम के बाद इसके भूतपूर्व होने का ऐलान भी कर दिया। 22 साल पुराने रामपुर बलात्कार कांड के जख्म को भी पीएम ने कुरेद दिया। आप लोगों का एक चुनावी सभा में स्वागत है। पीएम उत्तराखंड में थे तो भाषा गढ़वाली हो गई। लोगों की नब्ज पकड़ने की पीएम की यादा पुरानी है। पीएम के निशाने पर कांग्रेस थी तो सीधा वार किया। कहते गए 1 महीने बाद कांग्रेस सरकार भूतपूर्व हो जाएगी। 12 मार्च को आज जो सरकार है वो भूतपूर्व बन जाएगी और 11 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो अभूतपूर्व हो जाएंगे। कौन सत्ता में आएगा और कौन भूतपूर्व होगा ये तो उत्तराखंड की जनता तय करेगी, लेकिन लोगों को रिझाने में बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि मोदी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर की रैली में उनके निशाने पर सत्ता में बैठी कांग्रेस थी। क्या कारण है कि मेरा उत्तराखंड पीछे रह गया? जरा पूरी ताकत से बताइए कौन कारण है? कौन कारण है?
उत्तराखंड में बीजेपी का मुकाबला सीधे सीधे कांग्रेस से है, पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नई नवेली दोस्ती को उत्तराखंड में मौके के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि पीएम ने 22 साल पुराना रामपुर तिराहा बलात्कार कांड का मामला उठा दिया। ये रामपुर तिराहा में क्या हुआ था भाई? हमारी माताओं बहनों पर बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने वो जुल्म किया था, और ये कांग्रेस पार्टी देखिए आज उसी समाजवादियों की गोद में जाकर के बैठ गई है भाइयों। ये कांड समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान उत्तराखंड में अंजाम दिया गया था। भले यह मामला 22 साल पुराना हो, लेकिन इसके जख्म गहरे हैं। यही वजह है कि इसे मुद्दा बनाया गया। बहरहाल पीएम के तर्कश में बाणों की कमी नहीं थी। वो रेलवे नेटवर्क, बेरोजगारी का मुद्दा, वन रैंक वन पेंशन और पहाड़ों से पलायन के मुद्दे पर भी लोगों की नब्ज पकड़ने की कोशिश करते दिखे। आज तक ब्यूरो। पहले फेज के चुनाव के बाद बीजेपी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा टक्कर बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी से नजर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि 2 चरणों में 90 सीट पर पार्टी की जीत पक्की है। के ट्रेंड के आधार पर मैं मानता हूं कि प्रथम और द्वितीय चरण में 90 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगी। दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त रही हुई सरकार पार्टियों का और भ्रष्टाचार से लिप्त सरकारें चलाने वाली पार्टियों का एक अपवित्र गठबंधन हुआ है। बीजेपी के नेता और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की यह खबर हम आपको बताएंगे कि उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी पर कैसे ट्वीट किया है, निशाना साधा है, व्यंग्य किया है। लेकिन उससे पहले मायावती की खबर। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने थे, तो यूपी के सीतापुर में मायावती भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसी। मायावती ने रैली में कहा, बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी सब पर उन्होंने जबरदस्त निशाना साधा, कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा। सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब कांग्रेस पार्टी भी यहाँ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। अपर कास्ट समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा इसकी पक्षधर रही है। शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व उनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके कहा कि राजीव गांधी जी पायलट थे, वो हवाई जहाज चलाते थे और उनका बेटा साइकिल को धक्का दे रहा है। विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री मोदी के रेनकोट वाले बयान पर राहुल की जमकर आलोचना की और राहुल को घेरा। कहा कि राहुल गांधी जी ताक झांकी का आरोप मत लगाओ, अगर कोई दिन किसी ने वास्तव में ताका झांकी शुरू कर दी तो बार बार विदेश जाना भूल जाओगे। और अब खबर दिल्ली में डबल मर्डर की, जिसमें हत्यारों ने बेहद बेरहमी के साथ 2 सगे भाइयों को मार डाला। एक भाई का गला काट दिया तो दूसरे भाई के सर में छुरा भोंक दिया। हैरानी की बात यह है कि हत्यारे कोई और नहीं बल्कि इन दोनों भाई का नौकर ही हत्यारा निकला। माथे में उनका सुआ गड़ा हुआ है, खंजर टाइप ना। एक ब्रदर का चाकू से गला काटा है
दूसरे ब्रदर का सुबह आर पार करा। सगे भाइयों के कत्ल से सनसनी। पुराने नौकर पर हत्या का आरोप। गर्लफ्रेंड पर बुरी नजर से वहम में कत्ल। कारोबारी देवेंद्र मनचंदा और उनके बड़े भाई राजकुमार मनचंदा के कत्ल की गुत्थी खुली तो लोग दंग रह गए। दोनों भाइयों को बेरहमी से कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका 11 साल पुराना नौकर था। इस नौकर ने ही बड़े ही शातिर तरीके से दोनों को शिकार बनाया। ऑटो कारोबारी देवेंद्र मनचंदा और उनके भाई के शव उनके गोदाम में मिले। एक भाई के सिर पर बर्फ काटने वाले सुए से ताबड़तोड़ वार के जख्म थे तो दूसरे भाई के गले को रेत डाला गया था। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के लिए सोनू ने पहले छोटे भाई को चुना। दूसरी मंजिल पर बने गोदाम पर पहले उसने छोटे भाई देवेंद्र मनचंदा को सुए से पूरी तरह गोद डाला और फिर नीचे आकर बड़े भाई को ऊपर छोटे भाई के बेहोश होने की बात कहकर ऊपरी मंजिल पर चलने को कहा। जैसे ही राजकुमार मनचंदा ऊपर पहुंचे उसने वहीं उनका गला रेत डाला और मौके से फरार हो गया। उसके बाद यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। एक एम्प्लॉय से अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन है, एक एम्प्लॉय हमारे पास है जिससे हम पूछताछ कर रहे हैं। 2 एम्प्लॉयज़ अभी मिसिंग हैं। तो व्हाट अबाउट फोर्थ जो है कल से छुट्टी पर गया हुआ था। तो वी हैव गॉट 2 सस्पेक्ट्स जो इनसाइडर लग रहे हैं। उसने बाकी के एक एम्प्लॉय को भेज दिया था कुछ सामान लाने के लिए और जब वो लौटा तो उसको लॉक मिला आफ्टर 15 to 20 मिनट। पुलिस सूत्रों की माने तो मनचंदा भाइयों की शॉप पर 2 लड़कियां भी काम करती थी और उसमें से एक की सोनू से नजदीकी बताई जा रही है। सोनू को शक था कि मनचंदा भाई लड़कियों पर बुरी नजर रखते हैं। इसी वहम ने उसे कातिल बना दिया। हालांकि लोगों का दावा है कि दोनों ही भाई बेहद शरीफ थे। रामकिंकर सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर सिर्फ टोल मांगने पर नेताजी ने टोल प्लाजा पर हंगामा कर दिया। कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी और जब इस पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो दोबारा टोल पर पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ कर दी। लाखों की कार की सवारी लेकिन टोल देने से परहेज। जब टोल मांगा गया तो नेताजी दबंगई पर उतर आए। टोल नाके पर खड़ा कर्मचारी इनके गुस्से का शिकार हो गया। पहले जमकर गाली गलौज की गई, बूथ से बाहर खींचने की कोशिश भी हुई। टोल कर्मचारी ने बूथ की खिड़की बंद कर ली तो नेताजी बूथ में ही घुस आए और कर्मचारी पर टूट पड़े। कर्मचारी को बचाने की तमाम कोशिश नाकाम थी। जब इंसान नहीं बच पाया तो सामान की क्या हैसियत। अब गुस्से का शिकार होने की बारी कंप्यूटर और फोन की थी। मैं लाइन चला रहा था तभी वो आए और उन्होंने मुझसे बोला, गाली देके बोला कि मैं इस गांव का हूँ। और मैंने कहा सर आप अपनी आईडी दिखा दीजिए। तो बोले मैं गाली देके मैं आईडी नहीं दिखा रहा, क्या कर लेगा तू। और फिर मैं बूथ के अंदर आए, बूथ के अंदर भी मेरे को मारा पीटा। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर बने टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी करने वाले प्लाजा के पूर्व चेयरमैन होशियार यादव हैं। नाम भले होशियार हो लेकिन काम बेहद घटिया। हाँ, इससे पहले भी ये 2-3 बार ये चीज टाइप के हंगामे हो चुके हैं हमारे टोल पे। होशियार सिंह ने पहले भी 2-3 बार ये कार्रवाई की है। उसकी भी हमें पहले भी पुलिस कंप्लेंट दिया हुआ था। पहले की तरह ही इस बार भी शिकायत दर्ज करा दी गई। पर सवाल यह है कि कीमती कार में चढ़ने वाले कुछ रुपए की टोल बचाकर क्या हासिल करेंगे, ये भी समझ से परे है कि टोल ना देकर उनकी हैसियत कैसे बढ़ जाती है। तंसीम हैदर, गुड़गांव, आज तक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मार गिराए गए। मारे गए सभी आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। इस मुठभेड़ में हमारी सेना के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। एक स्थानीय निवासी को भी गोली लगी है, बाद में उनकी मौत हो गई। आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान अहमदाबाद के रहने वाले लांस नायक भंडूरिया गोपाल सिंह और उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले सिपाही रघुवीर सिंह ने अपनी शहादत दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हैदराबाद से जीत की खुशबू आनी शुरू हो गई है, लेकिन जीत के लिए 7 छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। और वो कदम कैसे उठाए टीम इंडिया, इसका विश्लेषण करेंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता। बस अब से कुछ ही पलों में। देखते रहिए आज तक।